जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस अकेडमी 2.0। तो जो आज प्राचीन भारत का इतिहास में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, उत्तर भारत में जो था राजपूत काल। ओके, कौन थे? राजपूत काल। या इसी के साथ में और भी हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू को इनको निर्धारित करेंगे। इसी से मिलते जुलते भी चलेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये सब इनके बारे में बात करेंगे। ओके, प्रतिहार, चंदेल, परमार, ये सब आदि भी जितने भी राजाओं थे उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम किस पर? तो राजपूत काल पर। ओके, तो चलिए समझते हैं हम आज राजपूत काल को। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन पहले टैकल करते हैं, फिर उसके बाद बेसिक पे थोड़ा सा बातें करेंगे। ओके, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, जो कि उत्तर भारत के संदर्भ में यानी उत्तर भारत के इतिहास की बात हो रही है। तो इसको कहा जाता है राजपूत काल। क्या कहा जाता है? राजपूत काल, जो कि 700 कितना 750 से 1206 तक चला था वैसे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसके थोड़ा सा यहाँ पे बात समझिएगा, क्योंकि राजपूत इनमें दो कहानियाँ हैं, जिनमें से एक ऐतिहासिक मान्य प्राप्त है और एक को नहीं। ठीक है, इनका निर्माण माना जाता है कि इनका निर्माण किनका? राजपूतों का। कि किससे हुआ है? तो अग्नि कुंड से हुआ है। किससे हुआ है? अग्नि कुंड से। ठीक, अग्नि कुंड से किनका निर्माण हुआ? तो राजपूतों का। ठीक, और वैसे माना जाता है कि जो अग्निकुंड से निर्माण का सिद्धांत किसने दिया है राजपूतों का? तो चंद्र बरदाई ने दिया है। चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक में बताया है कि राजपूतों का उदय कहाँ से हुआ है? अग्निकुंड से हुआ है। और आपको बता दें कि अग्निकुंड से 4 वंशों ने मतलब क्या लिया? अग्निकुंड में भाग लेने वाले 4 वंश हैं। ठीक है, अग्निकुंड में भाग लेने वाले 4 वंश है, और उनसे कौन उत्पन्न हुआ है? तो राजपूत वंश उत्पन्न हुआ है, बोल सकते हैं। ओके, यह राजपूत काल उससे निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अग्निकुंड में यदि बात करें यहाँ पे कि अग्निकुंड में भाग लेने वाले 4 वंश कौन कौन हैं, तो इसको थोड़ा समझिएगा। तो अग्निकुंड की बात करते हैं। ओके, अग्निकुंड की, इसमें कौन? 4 वंशों ने भाग लिया। कौन कौन? एक तो प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो कि कहाँ था? तो गुजरात का। ओके, गुजरात जो में जिसका वंश चलता था। ओके, दूसरा परमार वंश। परमार वंश जिसके संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र। ठीक है, जहाँ पे जिसके दूसरे राजा आप लोगों ने सुना होगा कि राजा भोज। ओके, और यहाँ पे तीसरे हैं चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य या सोलंकी वंश। और जो चौथे हैं वो चौहान वंश है। कौन है? चौहान वंश। अब देखिए यहाँ पे जो चालुक्य या सोलंकी वंश थे, ये भी गुजरात का चालुक्य वंश से ही निर्धारण था। ठीक है, जो चौहान वंश है वो राजस्थान में अपना राज विस्तृत मतलब मुख्यतः रूप से राजस्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इसमें माना जाता है कि अग्निकुंड के सिद्धांत, थोड़ा सा अग्निकुंड का सिद्धांत समझिएगा कि इसमें है क्या। अग्नि कुंड का सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि माउंट आबू की पहाड़ियों में, माउंट आबू की पहाड़ियों में हवन कुंड में, माउंट आबू की जो पहाड़ी था उस वहाँ पे क्या किया? हवन कुंड में 4 राजपूतों का या 4 राजवंशों का उदय हुआ। 4 राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन? प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। जो कि चौहान वंश के बाद ही क्या दिल्ली सल्तनत का काल प्रारंभ होता है।
तो इसमें हम बात करते हैं अब इसके एमसीक्यू की। आप इतना समझ गए होंगे, आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि अग्निकुंड में भाग लेने वाले 4 वंश कौन कौन है, या अग्निकुंड के सिद्धांत पर उत्पत्ति किन वंशों की हुई है। तो प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक था आपका दाहिर। कौन था? दाहिर। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिद्धांत के विजेता जिसने मतलब लगाया था, किसने? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो उसने किसके ऊपर मतलब ये कर नहीं लगाया था। तो आपका तीसरे का जवाब हो जाएगा कि ब्राह्मणों को उसने क्या किया था कि छोड़ दिया था। ओके, ब्राह्मणों को उसने छोड़ दिया था और सब में क्या किया था, सभी पे कर लगाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यह यज्ञ अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार या चौहान का जन्म हुआ, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें कह रहा है कि जन्म हुआ, तो किस ग्रंथ में इसका उल्लेख दिया गया है। तो 4 का जवाब क्या हो जाएगा, यानी मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रबरदाई की कौन सी पुस्तक, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई यानी पृथ्वीराज रासो, यानी विकल्प नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का, जो वर्तमान में दिल्ली जिसका दिल्ली कहते हैं, उसकी स्थापना किसने करी थी। तो 5 की बात करें यहाँ पे जवाब की, तो 5 का आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तोमरों ने क्या किया था, स्थापना करी थी। मतलब दिल्ली कह सकते हो नाम दिया था, पहले इसका नाम क्या था, ढिल्ली का। ओके ओके, अब जो कि वर्तमान में क्या है, दिल्ली, इसको किसने स्थापना की थी इस नगर की, तो तोमरों ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आरओ एआरओ के लिए, या फिर अन्य कोई एग्जाम हो स्टेट पीसीएस वगैरह, तो फिर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसमें देखते हैं कि कहता है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो राणा कुंभा, बी है राणा सांगा, सी है राणा रतन सिंह, डी है राणा हमीर। तो 6 का आपका जवाब हो जाएगा राणा कुंभा, यानी कुंभा ने क्या किया था कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। इसमें देखिए, है तो ये मानते हैं कि मान के चलते हैं कि इसमें राजपूत काल सबको थोड़ा थोड़ा टच किया गया, ठीक है, उसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। और जहाँ तक ये देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन आपके लिए मिल गया कि पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, कहाँ पर, भारत में। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहला आक्रमण किसने किया था, अरबों द्वारा किया गया था। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि वह प्राणी कौन था जिसने सर्वप्रथम अरब देशों के से आकर आक्रमण किया था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसने क्या किया था, जजिया कर का प्रारंभ किया था ब्राह्मणों को छोड़ करके। ओके, कब आक्रमण किया था, तो आप याद रखिएगा इसने 2 आक्रमण किए, ठीक है, एक 712 में, ओके, और एक 713 में, 713 में। ओके, 713 में कहाँ पे, यदि बात करें हम 712 की पहले बात करते हैं, तो इसने किया था सिंध प्रांत में, जहाँ पे राजा दाहिर को इसने क्या किया था, सिंध प्रांत का कौन राजा था, दाहिर था, तो उसको इसने पराजित किया था, यानी वहाँ पे इसने विजय प्राप्त कर थी। और 713 की बात करें यहाँ पे, तो 713 में मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने, किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जजिया कर की बात आती है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें कई लोग आए जिन्होंने कर लगाया हटाया, कर लगाया हटाया, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही समय चाहिए। तो देखिए, पहले लगाया किसने, तो MBK, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, फिर बात करी जाए
आते हैं फिरोज शाह तुगलक यानी FT, फिरोज शाह तुगलक। वो क्या करते हैं, ब्राह्मणों पर भी कर लगा देते हैं। फिर अकबर आते हैं, ठीक है, वो भी जजिया कर में क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। इसके बाद यानी बोला जाए कि पूर्ण रूप से अकबर क्या करते हैं, जजिया कर को हटाते हैं। फिर इसके बाद और औरंगजेब आते हैं, तो औरंगजेब क्या करते हैं, इसको फिर लगाते हैं, ठीक। जो इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होकर ख़त्म कर देता वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। यानी जजिया कर को पूर्ण रूप से किसने हटाया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया। ओके, इतना याद रखिएगा। फिर क्या करते हैं, जैसे हटाया तो अकबर ने भी था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था, फिर से लगा दिया था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ आ गई होंगी। फिर यदि ये पहला बोल सकते हो मुस्लिम आक्रमणों में से पहला आक्रमण था अरब देश का, ठीक है। अब और एक आक्रमण होता है जो तुर्कों द्वारा होता है, जिसमें आप आते हैं, गजनबी आते हैं, मोहम्मद गौरी आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो वो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि वो आपका जो मध्यकालीन इतिहास है मैं उसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें बस ये कुछ ही समय की और 2-4 क्लासें बची, इसके बाद ये जो प्राचीन भारत है मुख्य रूप से पूर्णतः खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन है, तो बता दिया अभी, तुर्क है। ओके, ये अरब मतलब अरब के वासी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता या लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई है। ओके ओके, और मैंने कल बाणभट्ट की पुस्तकें बताई थी, कौन कौन, हर्षचरित और कादम्बनी। ये बहुत ही ज़्यादा, या कादम्बरी, क्या कादम्बरी, और बाणभट्ट की और एक है हर्षचरित। ये इसकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल करना है। तो चलिए मेल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, चलो मेल करते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पे प्रतिहार या परिहार वंश, तो ये कहाँ पे था, पहले तो गुजरात में था, ठीक, लेकिन ये बाद में कहाँ गया था, इसने कन्नौज पर अधिकार पा लिया था, ठीक। फिर जो बी नंबर है चंदेल कहता है, तो चंदेल खजुराहो यानी MP के पास थे, ठीक। और परमार की बात करते हैं, इसने क्या किया था, अपनी धार को क्या बनाया था, राजधानी बनाई थी। ये महोबा डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये भी MP से संबंधित है। ओके, तो अब यदि यहाँ पे बात करें, ठीक, चालुक्य या सोलंकी वंश, इनने किसको बनाया था, अनिल वाड़ा को बनाया था। अनिल वाड़ा को इन्होंने क्या किया था, राजधानी अपनी बनाई थी। यानी 1 2 3 4 विकल्प नंबर आपका C इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है, भुवनेश्वर के मंदिरों की क्या रखता है, प्रधानता रखता है, उस मंदिर कौन सा है, कौन सा ये मंदिर है जो सबकी प्रधानता मतलब जिसके लिए वह फेमस है, ठीक है, जिसके हिसाब से मतलब सभी मंदिर क्या है, फेमस है। तो बात करते हैं यहाँ पे राजरानी मंदिर की बात कर रहा है, या कंदरिया महादेव की मंदिर की बात कर रहा है, या त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है, या डी नंबर मुक्तेश्वर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यदि 10 की यदि हम ऑप्शन की बात करें या आंसर की बात करें, तो यहाँ पे आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है, यहाँ पे जो भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो गेरा कहता है यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, कौन, दिलवाड़ा मंदिर। ओके, तो अब देखिए कहाँ पर स्थित है, तो 11 के यदि जवाब की हम बात करें तो ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ये आबू पर्वत पर स्थित है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 12 कहता है खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो खजुराहो पे किस वंश का अधिकार था, तो चंदेल का, किसका, चंदेल का। यानी 12 की बात करें यहाँ पे तो चंदेल राजपूत, यानी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कहता है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो 13 की बात करें विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सबको पता है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी विकल्प नंबर इसका C इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने,
तो इसके ऑप्शन की बात करें तो ययाति केसरी, बी कहता है लाला तेंदु केसरी, सी कहता है नरसिंह देव ने, और डी कहता है प्रताप रुद्र देव ने। तो 14 का आपका जवाब हो जाएगा इसमें कि ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। ओके। फिर है सोमनाथ के मंदिरों पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? तो 15 के जवाब की यदि हम बात करें यहाँ पे 15 का ए यानी भीम देव। कौन हो जाएगा? भीम देव प्रथम। ओके, या भीम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। फिर है अभी देखिए इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, एक मैं इसका जो प्राचीन इतिहास का है इसके सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कह नहीं देते, एक विविध नाम का टॉपिक होता है उसको लेकर आऊँगा। ठीक, और उसी के साथ इसको खत्म कर दूंगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत काल से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और जो भी इसके पहले आक्रमण हुआ है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो हो सकता है इन्हीं के साथ में मैं क्लासों में अटैच कर दूं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है मिताक्षरा। कौन सी पुस्तक है? मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। 16 का जवाब आपका ये हो जाएगा। अब यदि बात करें यहाँ पे 17 की, तो ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं और ये कहाँ है? तो मिस्र में है, श्रीलंका में, कोणार्क में है, ये मदुरई में है। तो 17 का आपका जवाब सही हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या कहलाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि सम्मिलित करना है। चलो मैच करते हैं इसको। तो एक तरफ इसमें क्या राजवंश है, दूसरी तरफ क्या है? राजधानियां हैं। ओके, तो बात करते हैं इसमें जो चौहान वंश था तो कहाँ पर था? राजस्थान, यानी अजमेर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यह आपका इसने क्या किया था? राजधानी अजमेर को बनाया था। ठीक है, फिर गढ़वाल जो राठौर ये राजवंश है, इसने कन्नौज को क्या किया था? राजधानी बनाई थी। फिर इसके बाद है सिसोदिया या गुहिलावत, इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। और कलचुरी या है किसने? इसने अपनी त्रिपुरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। यानी विकल्प आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो 19 का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कनिंघम की। किसकी? कनिंघम ने क्या किया जिसने राजस्थान के इतिहास का उसे प्रणेता कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला क्या है? एक तरफ राजवंश दिए, फिर उनके राज क्षेत्र दिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैचिंग के अनुसार हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे 20 की, तो 20 में फिर से आ गया चौहान। इसका राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो अजमेर, यानी राजस्थान, जो कि दिल्ली ये सब टच करेगा। तो यानी इसका एक का ए, मतलब ए का एक सही हो जाएगा। प्रतिहार की बात करें, प्रतिहार वंश ने क्या किया था? कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। परमार ने कहा मालवा पर अधिकार प्राप्त किया था और इसको जीता था। और चालुक्य सोलंकी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काठियावाड़ गुजरात। ओके, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और यहीं पे यदि प्रतिहार वंश भी होता जो कन्नौज में आया है ये, तो ये पहले भी इसके ये कहाँ था? तो ये भी पहले गुजरात के क्षेत्र में अधिकार के था। ओके, गुजरात का क्षेत्र इसके अधिकार में था। बाद में क्या हुआ? इसने कन्नौज को भी अपना राज क्षेत्र बना लिया। लेकिन जो सोलंकी थे वो प्रॉपर क्या काठियावाड़ गुजरात से ही रिलेटेड थे, जो कि एरिया था इसका सौराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ से प्रॉपर इसका किसका था? सोलंकी का। ओके, फिर बात करते हैं, यानी इसका विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, फिर से इसको मैचिंग करना है, राजवंश, फिर उसका राज क्षेत्र दिया है। आज के मतलब टॉपिक में बहुत सारे हैं जो ऐसे सुमेलित करके और ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे चंदेल आ गया, चंदेल वंश का राज क्षेत्र कौन था? तो जाहिर सी बात बुंदेलखंड का जितना भी एरिया है सब चंदेल शासकों के अधीन था। ओके, बुंदेलखंड में आधा यूपी के कुछ हिस्से आ जाते हैं,
4-5 ज़िले। फिर इसके बाद एमपी के भी मिलते हैं, ठीक। तो ये एमपी यूपी का जो ट्रांजिशन वाला जो बोल सकते हैं एरिया है, जो ट्रांजिस्टर वाला है, ठीक है, जो जो मतलब यूपी को भी टच करता है और एमपी को भी टच करता है, तो उसमें चंदेलों का क्या था, शासक था, ठीक है। फिर दूसरा है कुलचुरी जो कि चेदी को क्या किया था, इसने अधीन किया था, उसमें अधीन था। फिर गढ़वाल मैंने अभी बताया, कन्नौज, ठीक है। फिर गुहिलोत मेवाड़, ओके, मेवाड़ बोले तो राजस्थान, ओके। यानी आपका ए नंबर इसका भी विकल्प आपका सही होगा। फिर से देखिए, सुमेलित करना है, फिर से वही आता है कि कहता है कि राजवंश और दूसरे क्या हैं इसके, अब संस्थापक हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 22 की, तो 22 की यहाँ पे बात करें कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो सभी को पता है कि वासुदेव थे, ठीक है। परमार वंश की बात करें तो सीअक सेकेंड या श्री हर्ष ने क्या किया था, इसका संस्थापक माना जाता है। और कहीं कहीं आपको इसका संस्थापक उपेंद्र को भी बताया जाता है, उपेंद्र, ठीक, श्रीहर्ष या उपेंद्र, ठीक। फिर यदि बात करें यहाँ पे चालुक्य या सोलंकी की बात करें, तो इसने यहाँ का जो पहला शासक था जिसने संस्थापक था इसका, कौन था, मूलराज था। और बात करें चंदेल, तो नन्नुक चंदेल इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर से सुमेलित करना है राजवंश और उनके संस्थापकों को। तो जैसा कि अभी मैंने चंदेल को बताया, कौन, नन्नुक, यानी कि इसका सामने हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अच्छा पूछ रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सुमेलित हो गया, ठीक। अब बात करें यहाँ पे अन्य ऑप्शन की, तो कुलचरी के संस्थापक कौन था, कोक्कल फर्स्ट, ये भी ठीक है। और गढ़वाल का चंद्रदेव, ये भी यहाँ के गढ़वाल राजवंश का संस्थापक था। लेकिन राष्ट्रकूट का कौन था, तो विजयपाल या विजयालय नहीं था, क्या लिखा है, विजयालय नहीं था। यानी आपका डी इसका नहीं होगा, बाकी सब आपके ऑप्शन ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि हरकेली नाटक के रचयिता कौन है। 24 के, यानी ये विग्रहराज चतुर्थ, ये जिसे बीसल देव के नाम से भी जानते हैं, जो कि चौहान के शासक का था। इसने इसका क्या किया, हरकेली नामक नाटक रचा और उसमें चौहान वंश की प्रशंसा करी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी नाटक के कुछ अंश को 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, यानी उस पर कुछ डिजाइनें उसकी प्रसारित कर दी गई हैं, ठीक है। तो 25 की बात करें यहाँ पे, तो ये उस नाटक की बात हो रही है जो ऑप्शन नंबर ए में आपको हरकेली नाम का नाटक प्रसिद्ध है, ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, तो क्या नाम था। तो 26 की बात करें यहाँ पे विकल्प की आपकी, तो ये थे रतन सिंह, यानी राणा रतन सिंह, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो 27 का आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कौन, धर्मपाल, ओके। जो धर्मपाल किस वंश थे, तो गोपाल वंश से थे, कौन, धर्मपाल। और यदि यहाँ पे बात करें, आपको कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है कि बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसमें भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। क्या है इसमें, भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी
मूर्ति माना जाता है। कहाँ पर स्थित है ये? तो 28 का आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि एमपी में है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी नंदी महाराज की क्या है? मूर्ति है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने की यश प्राप्त है? तो किसने मतलब नया संवत चलाया था, यानी इसको क्या था, इसने अपना प्रचलन के लिए आगे आया था, इसने अपने संवत प्रसारित किया था। तो 29 का आपका जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत करते थे? तो ये जिसके शासनकाल में होंगे उसी की भाषा क्या करते होंगे? अलंकृत करते होंगे। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन के क्या थे? शासनकाल में थे, उनके दरबारी कवि थे, और वहीं पे उन्होंने रचना लिखी जयदेव। किसने? जयदेव ने गीत गोविंद। ठीक। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो 31 की यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ बात हो रही है किसकी? धर्मपाल की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों में किसकी शैली से निर्मित है? जो भुवनेश्वर के मंदिर हैं, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर हैं, उनमें से कौन सी शैली से ये निर्मित किए गए हैं? तो 32 की बात करें यहाँ पे आंसर की, तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा नागर शैली। ठीक है। यहाँ पे यदि शैलियों की हम थोड़ा सा बात करें तो शैलियाँ कितनी थी? 3। कितनी शैलियाँ मानी जाती हैं? तो 3 शैलियाँ मानी जाती। तो देखिए इसमें अगर मूर्तियों की प्रकार पूछे तो मूर्तियों के प्रकार भी 3 ही हैं। ठीक है। यानी मूर्तियों की शैली भी कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की हैं। ठीक। अब कौन कौन सी यदि मूर्तियों की शैली की पहले हम बात कर दें तो गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। अमरावती शैली, इनमें क्या होता है? मूर्तियों का निर्माण होता है। ठीक है। और यदि मंदिर निर्माण के 3 प्रकार हैं, यानी उनकी भी 3 ही शैलियाँ हैं। तो कौन कौन से? नागर शैली, बेसर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। ठीक। अब ये तो आप बात होगी शैलियों के, इनके कुछ अन्य नाम भी है। नागर शैली को रेखीय शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली को रेखीय शैली कहते हैं। और बेसर शैली को मिश्रित शैली कहते हैं, क्योंकि बेसर शैली का जो भी मंदिर निर्माण किए जाते हैं वो नागर और द्रविड़ दोनों से मिक्स करके निर्माण किए जाते हैं। ओके, इसलिए इसको बेसर शैली कह देते हैं, यानी मिश्रित शैली भी इसको कहते हैं। ठीक है। और रही बात द्रविड़ शैली का अन्य नाम, तो इसको विमानन शैली कहते हैं। क्या? कौन सी शैली कहते हैं? विमानन शैली कहते हैं। तो ये तीनों शैलियाँ याद करिएगा और इनको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मूर्तियों की भी 3 है और मंदिरों का भी 3 है। गांधार, मथुरा, अमरावती, ये तीनों किसकी हैं? मूर्तियाँ निर्माण की शैली हैं। और मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का अन्य नाम की बात करें यहाँ पे तो विमानन शैली, और बेसर शैली की मिश्रित शैली, और नागर शैली की बात करें तो रेखीय शैली हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 कहता है कि राजवंशों जो कन्नौज के अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन कौन थे? तो इसको समझिएगा। तो इसमें देखते हैं कि जब कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो कन्नौज में जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ठीक, जो कन्नौज का एरिया होता है यहाँ पे, थोड़ा सा कन्नौज में एरिया यहाँ पे नहीं है, बस 1 मिनट। तो कन्नौज यहाँ पर क्या है? नहीं है। ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो कन्नौज कहाँ पर है? तो कन्नौज आपका ऊपर में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बात समझिएगा, यहाँ पे मानिए क्या है? कन्नौज। ठीक।
तो राष्ट्रकूट जो नीचे दक्षिण भारत का राजा होता है वो आक्रमण करता है, राष्ट्रकूट वंश। और यहाँ से जो गुजरात के एरिया में एक होता है प्रतिहार वंश, यहाँ से वो आक्रमण करता है। और बंगाल का एक शासक होता है पाल वंश की बात कर लें, बंगाल में जो होता है पाल वंश, यानी पश्चिम बंगाल की बात करता है। ये तीनों लोग क्या करते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं मतलब तीनों लोग लड़ते हैं कि कन्नौज पर अधिकार कौन प्राप्त करेगा। लेकिन फाइनली जीतता कौन है, तो गुजरात का प्रतिहार वंश जीतता है। ये प्रतिहार शासक क्या करते हैं, ये लोग जीत जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब आप। तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो चोल वंश शामिल नहीं होते, पाल होते हैं, प्रतिहार होते हैं, राष्ट्रकूट होते हैं, यानी 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 विकल्प नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद गजनवी था, मोहम्मद बिन कासिम था, या मोहम्मद गौरी था। तो ये MBK की बात कर रहा है, यानी मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा है, जो 712 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद कल करेंगे हम लोग स्लाइड को। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फीडबैक। और आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगी हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्या है, लेकिन बोरिंग का मतलब ये नहीं है, आज की क्लास ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी राजवंशों को, उनके संस्थापक और उनका अधिकार क्षेत्र क्या कहाँ था कहाँ नहीं था, ये इनकी बातें हुई हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार हो रही है। तो आज की क्लास के लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट मारिएगा जो भी अच्छी लगी वो क्लास, ठीक है। और यदि क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए। धीरे धीरे करके हम लोग ये प्राचीन भारत के द एंड पर आ गए हैं, ठीक है। एक बार इसका विविध वाला टॉपिक ले लूँगा, फिर इसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से पुनः, तब तक के लिए जय हिंद।